ना पीछे कंपाउंड कैसे बनाए गए। अब चलो ये तो कंफर्म हो गया कार्बनिक यौगिक बनाए कैसे गए ना, कार्बनिक यौगिक कैसे बनाए गए। अब इन कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण देखिए, जो वर्गीकरण किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण जब किया गया, इसे वास्तव में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक तो विवरित श्रृंखला वाले यौगिक, विवरित श्रृंखला युक्त यौगिक, जिसको हम अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं, अचक्रीय यौगिक अंग्रेजी में असाइक्लिक कंपाउंड, इसको ओपन चेन कंपाउंड इंग्लिश में कहा जाता है, इसको ओपन चेन कंपाउंड, या आजकल इसका एक नाम और हो गया, इसी को हम कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है ना, एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। इस तरह से दूसरा जो कंपाउंड बांटा गया वो समृद्ध श्रृंखला वाले थे, समृद्ध श्रृंखला युक्त यौगिक थे, समृद्ध श्रृंखला युक्त यौगिक थे। इसको हम कहते हैं क्लोज चेन, क्लोज चेन कंपाउंड थे, ठीक है ना। या इसको आप ये भी कह सकते हो कि इनको चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है, चक्रीय यौगिक। अभी आपने देखा कि कार्बनिक यौगिक प्राप्त कैसे हुए, वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रयोगशाला में बनाया, कुछ कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक स्रोत से भी प्राप्त हुए, लेकिन अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि इनको एक वर्गीकरण दिया जाए। वर्गीकरण इनको कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में। कौन कौन, एक तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले, और दूसरा क्लोज चेन वाले कंपाउंड वाले यौगिक। अब यहाँ से एलिफैटिक यौगिक को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक को क्या बोलते हैं, एक को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और दूसरे को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। जिसमें से संतृप्त में उदाहरण में क्या लिखोगे, एल्केन, एल्केन देखो नाम आया एल्केन। एल्केन क्या है, एल्केन आपका संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो एलिफैटिक, एलिफैटिक तो दोनों हैं, लेकिन अब असंतृप्त में कौन आएगा, इसमें उदाहरण में आप लिखेंगे एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। एल्केन में जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कौन सा बंध होता है, सिंगल बंध होता है ना। और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस तरह से। और एल्काइन में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये कंपाउंड तो समझ में आ गया होगा, खुली श्रृंखला वाले हैं, खुली श्रृंखला वाले, इनको हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। लेकिन अब जो संतृप्त चक्रीय यौगिक हैं, इन्हें वास्तव में कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। कौन कौन, एक तो होता है समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक कहा जाता है। इसको आप एक और नाम एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हो, एलिसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक कहो, समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक या कार्बन चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं, कार्बन चक्रीय यौगिक। तो चाहे आप समचक्रीय कहो चाहे कार्बन चक्रीय कहो, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया आगे चल के। अब इसमें दो पार्ट ये हो गए, एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक होता है, साइक्लिक यौगिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक में बेंजीन, हाँ एरोमेटिक में बेंजीन, बेंजीन और उसके जितने डेरिवेटिव हैं दे आर एरोमेटिक इंक्लूडेड इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब उसके बाद एक आपका और होता है विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक भी होता है इसमें। तो इतने के बारे में अब इसमें आपको जानना क्या है, अगर हम यहाँ से एलिसाइक्लिक यौगिक जान लें, इसका मतलब हम संतृप्त श्रृंखला वाले में जान रहे हैं, नहीं
या फिर एरोमेटिक यौगिक के बारे में जाने या फिर विषम चक्रीय यौगिक, यानी कुल मिलाकर के हमको इन तीनों के बारे में अगर पता लग गया तो हमको ये पता लग जाएगा कि आखिर चक्रीय यौगिक कितने भागों में बांटे गए हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो एलिसाइक्लिक में क्या है। या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो आपके हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड हैं? 2 पार्ट में। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बाद एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसको हम कहते हैं हिंदी में विषम चक्रीय यौगिक। अब सारे यौगिकों को पढ़िए, देखिए। एलिसाइक्लिक यौगिक सबसे पहले जानो। एलिसाइक्लिक यौगिक अंग्रेजी में इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें उदाहरण के लिए इसमें हम साइक्लोप्रोपेन को लाते हैं। साइक्लोप्रोपेन आपका इसी में आएगा। साइक्लोब्यूटेन आएगा। साइक्लोपेंटेन भी इसी में है, और साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन। तो इतने कंपाउंड अगर आप जानते हैं, इसका मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड को जान रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन में देखिए, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हर कोने पर क्या होगा? CH2 होगा, देख रहे हैं ना। और एक चक्र के रूप में होगा, चक्री कंपाउंड है, ये साइक्लिक है। तो CH2 CH2 CH2, ये फार्मूला किसका है? साइक्लोप्रोपेन का। इसको अगर ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिख दिया जाए तो आप इसको साइक्लोप्रोपेन है मानोगे। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन में रिंग आपकी ऐसी बनेगी, देखो ये, हर कोने पर क्या होगा? CH2, हर कॉर्नर पर क्या होगा? CH2 होगा, देखो इस तरह से। या इसको आप अगर ऐसा भी लिख दें तो भी वो माना जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन के बारे में, साइक्लोपेंटेन में देखिए इस तरह से 5 कॉर्नर होंगे, देखो ये इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर, और हर जगह क्या लगा रहेगा? CH2 लगा रहेगा। देखिए ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस तरह से, ऐसे बना दीजिए, इस तरह से, साइक्लोपेंटेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन अगर बनाना हो तो आप सीधा सीधा रिंग इस तरह बना दो, 6 कॉर्नर होने चाहिए आपके पास, और हर कॉर्नर पर क्या होगा? ईच कॉर्नर कंटेंट CH2, ठीक है ना। यस, देखो ये CH2, ये, या ऐसा लिखो, या आप ऐसा भी अगर बना दो, इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड मत दिखाइए। अगर अल्टरनेटिव बॉन्ड दिखा दिया एकांतर क्रम में तब तो बेंजीन हो गया हो। तो साइक्लोपेंटेन आपको इस तरह से कंपाउंड कौन से कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक है इनको। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनका गुण, जिनकी प्रॉपर्टी एलिफैटिक कंपाउंड से मिलती जुलती है। एलिसाइक्लिक यौगिकों का गुण जो है किससे मिलता जुलता है? एलिफैटिक यौगिकों से मिलता जुलता है। अब उसके बाद एरोमेटिक यौगिक किसको मानोगे? बेंजीन और उसके जितने व्युत्पन्न हैं, बेंजीन और उसके जितने व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव हैं, दे आर एरोमेटिक कंपाउंड है आपकी बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, हर कोने पर क्या होगा? CH, हर कोने पर क्या होगा? CH होगा। और उसके बाद विशेषता क्या होती है इसमें कि एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये फिर डबल बॉन्ड। देखो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। अगर इसको ऐसा लिखना चाहो या इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये इस तरह से अगर ऐसा बना दो तो इसको भी क्या माना जाता है? बेंजीन। तो बेंजीन वास्तव में सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। अब इसके जितने डेरिवेटिव हैं, अब जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ से H को निकाल करके कोई प्रतिस्थापी लगा दें, सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो बेंजीन का व्युत्पन्न बन जाएगा। जैसे बेंजीन के बहुत सारे व्युत्पन्न हैं, अगर इस प्रकार से कंपाउंड लगा दिया जाए, देखो इस तरह CH3 लगा दो इसमें, तो ये टॉलुइन हो जाता है। क्या नाम है इसका? टॉलुइन है। और उसके बाद अगर इसमें इस तरह से Cl लगा दो तो ये क्लोरोबेंजीन होता है। अभी आप पढ़ेंगे इसको चैप्टर में। हाइलोएरिन भी है, तो एक हाइलोएरिन ये हुआ। हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन पढ़ोगे तो हाइलोएरिन में आएगा, पढ़ाना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन है 12th में। उसके बाद
आपने अगर इसमें रिंग आपने कायम रखी, इसके बाद इसमें OH लगा दिया तो ये फिनाल हो जाता है। किसका फार्मूला है? फिनाल। इसी प्रकार से ये इसमें अगर CHO लगा दिया जाए तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाता है, बेंजल्डिहाइड हो जाता है। तो ये सब क्या है? बेंजीन के व्युत्पन्न। ये सब क्या है? बेंजीन के व्युत्पन्न। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका ये हो गया। आपका एक कंपाउंड और कौन सा है? विषम चक्रीय। विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक किसको माना जाता है? बताओ, विषम चक्रीय के उदाहरण। विषम चक्री हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा थायोफीन, थायोफीन, फ्यूरान और पिरिडीन। पीरिडीन। समझ रहे हैं ना? ये थायोफीन, फ्यूरान और पिरिडीन, ये सब कंपाउंड क्या हैं? हेटेरोसाइक्लिक है, विषम चक्रीय कंपाउंड है। अब जैसे इनका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाए? इनका स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो आप इस तरह से यहाँ सल्फर लगा दो, ये डबल बॉन्ड लगाइएगा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हर कोने पर होगा। देखिए इस तरह से ये फार्मूला किसका है? जहाँ सल्फर लगा हो, थायोफीन। थायोफीन, थायोफीन नाम है, अंग्रेजी में भी नाम थायोफीन है। और उसके बाद फ्यूरान। फ्यूरान में क्या होगा? कंपाउंड देखो इस तरह से होता है ये। उसी प्रकार से हर कोने पर क्या होगा? CH होगा। ये हर कॉर्नर पे CH रहेगा। लेकिन इसमें एक और कंपाउंड लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन। यहाँ सल्फर है तो थायोफीन, ऑक्सीजन लग जाए तो फ्यूरान। और अगर पिरिडीन बनाना है आपको तो पिरिडीन के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस प्रकार से रिंग बनाइए और इस रिंग में अल्टरनेटिवली बॉन्ड लगाओ, इस पर जैसे बेंजीन में होता था। लेकिन एक जगह एक कोने पर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, वहाँ कार्बन नहीं होगा। और बाकी हर कोने पर क्या होगा? कार्बन तो हर कोने पर होगा ही, और साथ साथ क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन भी होगा, एक एक हाइड्रोजन भी होगा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया C5H5N, है ना? ये फार्मूला किसका होता है? पीरिडीन। पिरिडीन का। सर तो आपने सारे कंपाउंड, पीरिडीन डी नेचर ऑफ अल्कोहल है। पिरिडीन क्या? डी नेचर ऑफ अल्कोहल। डी नेचर ऑफ एल्कोहल। हाँ, मतलब डीनेचर्ड कर देता है एल्कोहल में। अगर पिरिडीन आपने डाल दिया तो वो एल्कोहल पीने लायक नहीं होता। एल्कोहल को तो हम लोग शराब का मुख्य अवयव मानते हैं ना, तो शराब का मुख्य अवयव मानते हुए उसको एल्कोहल को लोग ड्रिंक में लेते हैं। लेकिन अगर उसमें पिरिडीन आपने डाल दिया तो फिर वो एल्कोहल पीने वाला नहीं होगा। उसको कहते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल, यानी विकृत कर दिया आपने, विकृत एल्कोहल बोला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो एल्कोहल में पिरिडीन नहीं मिलाई जाती, नहीं तो फिर वो एल्कोहल पीने वाला नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? विषैला हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये कार्बनिक यौगिकों का आपने वर्गीकरण देखा, पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार अब दिमाग में होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने पार्ट में किया गया। अब वो समझ रहे हैं ना? एल्कोहल को और प्राचीन काल से पिया जाता है, जिसको सुधा रस बोलते थे। सोमरस, 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 सोमरस इसलिए बोला जाता था जिसको देवता गण भी पीते थे। तो एल्कोहल तो प्राचीन काल से, अभी हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल से ज्ञात हैं कुछ यौगिक, बशर्ते उनका ना तो नाम क्लियर था, साइंटिफिक नाम नहीं रख पाए और उनका वर्गीकरण नहीं दिया गया। और भी आपने देखा इन वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण दिया। सबसे पहले निकोलस लेमरी, उसके बाद लेवोजियर ने दिया, उसके बाद फिर क्या किया? कंपाउंड प्रयोगशाला में बनाए जाने लगे। और पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया वो क्या था? यूरिया। उसके बाद एस्टिक एसिड, देन मीथेन, जैसे बनाए गए। और बनाए जाने के बाद आपने देखा इन कार्बनिक यौगिकों को विशेष रूप से कितने भागों में बांटा गया जब इनका वर्गीकरण हुआ? 2 पार्ट में, एक ओपन चेन वाले और एक क्लोज चेन वाले। ओपन चेन में कौन कौन से आते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिनको एक नाम दिया गया। कौन सा नाम? एलिफैटिक कंपाउंड। इनको क्या बोला गया? एलिफैटिक कहा गया। लेकिन जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड थे अपने, वो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए गए? 2 पार्ट में। एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कौन आया? 2 आए। कौन कौन? एक एलिसाइक्लिक आया। एलिसाइक्लिक में आपने देखा था कि उसमें हर कोने पर कार्बन हुआ करता था,
एलिसाइक्लिक में। यस अरे अभी बताया गया यस कि रिसाइक्लिक वाले कंपाउंड में ईच कार्नर कंटेंट कार्बन, हर कोने पे कार्बन हुआ करता था। और एरोमेटिक में भी आपने देखा कि हर कार्नर पे क्या होता था, कार्बन। लेकिन यहाँ देखिए कि अब एक जगह कार्बन नहीं है, उसकी जगह क्या है, सल्फर। यहाँ पर एक जगह कार्बन नहीं है, क्या है, ऑक्सीजन फ्यूरान में। और पिरिडीन में आपने देखा कि कार्बन की जगह पर क्या लाया गया, नाइट्रोजन। तो ये को कंपाउंड को क्या बोला गया, हेटेरोसाइक्लिक बोला गया। क्लियर हो गया ना। अब चर्चा होगी कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया गया। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको अब पढ़ना, यहाँ से स्टार्ट होगा कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यहाँ से। अब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं पहले शुरुआत में IUPAC ही आ गई, IUPAC तो बाद में आई ने। सबसे पहले क्या, उसमें सबसे पहले सामान्य नाम पद्धति थी। सामान्य नाम पद्धति थी, जिसको हम निरर्थक नाम पद्धति भी कहते हैं। निरर्थक नाम पद्धति भी बोला जाता है। उसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम, समझ रहे हैं ना। यस तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा था, ट्राइवियल सिस्टम था। ठीक। उसके बाद दूसरा सिस्टम जो आया नामकरण का, वो था अपने पास व्युत्पन्न नाम पद्धति। व्युत्पन्न नाम पद्धति आई, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव सिस्टम। डेरिवेटिव सिस्टम कहा गया। और लास्ट में चलकर जो आज पद्धति काम में आती है, वो है IUPAC नाम पद्धति। IUPAC नाम पद्धति, या इसको आजकल कुछ वैज्ञानिक जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। जिनेवा पद्धति भी बोला जाता है, जिनेवा सिस्टम। तो IUPAC का जो नाम आया वो यहाँ आया, समझ रहे हैं ना। प्राचीन काल में जो पद्धति प्रयोग में लाई गई वो सामान्य नाम पद्धति है। ऐसा नहीं कि आज सामान्य नाम पद्धति का प्रयोग नहीं होता, आज भी होता है। कहाँ होता बताओ। इसे जानने के पहले ये जानना पड़ेगा कि ये नाम आज भी प्रचलित है कि नहीं। बिल्कुल प्रचलित है। जैसे सामान्य नाम बताओ, CH4। क्या आज CH4 को हम लोग मार्स गैस के नाम से नहीं जानते, कई जगह लिखा होता है मार्स गैस। या इसका नाम फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं, फायर डैम्प। अब बताइए, मीथेन गैस का एक नाम तो मीथेन गैस है ही है, लेकिन मीथेन गैस का जो सामान्य नाम पद्धति या ट्राइवियल सिस्टम में नाम है वो क्या है, मार्स गैस है। इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ा, क्योंकि मीथेन गैस, मार्स का मतलब होता है दलदल या कीचड़। मार्स का मतलब होता है मार्सी। मार्सी माने दलदल या कीचड़, जहाँ पर जंतु और वनस्पतियाँ सड़ती हैं और सड़ने से जो गैस पैदा होती है कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब आज भी मार्स गैस कहते हैं इसको। और इसको फायर डैम्प क्यों कहा गया, क्योंकि कोयला की खानों में अगर मीथेन गैस का रिसाव हो जाता है तो प्रचंड विस्फोट हो जाता है कोयला की खान में। इसलिए इसका एक नाम क्या रखा गया, फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से बताइए, एथिल एल्कोहल का एक नाम आज भी ग्रेन एल्कोहल कहा जाता है। ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रेन का मतलब होता है फूड मटेरियल, जो अनाजों से प्राप्त किया जाता है। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से आज भी मेथिल अल्कोहल को एक नाम कहीं कहीं वुड स्प्रिट लिखा जाता है। वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट का मतलब क्या हुआ कि जो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया अल्कोहल। कहाँ से प्राप्त किया गया, लकड़ी के भंजक आसवन से, यानी वुड से बनाया गया, वुड स्प्रिट बोला जाता है। तो आज भी ये सब नाम है। इसी प्रकार से सबसे फेमस नाम देखिए NH2CO, यूरिया। आज यूरिया जो नाम है आज भी फेमस है कि नहीं, लोग यूरिया ही कहते हैं। अब यूरिया क्या IUPAC का नाम है क्या, सामान्य नाम पद्धति का नाम है। निरर्थक नाम पद्धति आज भी प्रचलित है।
यूरिया का नाम यूरिया क्यों कहा गया? बिकॉज यूरिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, क्योंकि यूरिया कहाँ प्राप्त की गई? मूत्र से प्राप्त की गई थी, इसलिए उसका नाम। तो ये बताओ, निरर्थक नाम पद्धति में जो आज चल रही है, इसमें नाम किस आधार पर रखे गए? या तो उनके प्राप्ति स्थान के नाम पर, जहाँ से वो प्राप्त होते थे, या तो नाम वहाँ से कर दिया गया, या उनका कोई विशेष गुण था। तो पहले जो नाम रखे गए कार्बनिक यौगिकों के, वो या तो उनके प्राकृतिक स्रोत, अब जैसे ये कहाँ से प्राप्त की गई? मार्सी एरिया से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मार्स गैस। और फायर डैम्प कौन सा है? विशेष गुण है इसके। फायर डैम्प माने कोयला की खान में प्रचंड विस्फोट करने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? फायर डैम्प रखा गया। तो नाम जानते रहिएगा इसको। अब एथिल अल्कोहल का निरर्थक नाम पद्धति में नाम क्या होता है? ग्रेन अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल का नाम क्या होता है? वुड स्प्रिट। और उसके बाद यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा? क्योंकि ये मूत्र से प्राप्त की गई। किसने प्राप्त किया इसको? रूले नामक वैज्ञानिक ने भी बताया कुछ देर पहले, 1735 में यूरिया को मानव मूत्र से प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। तो कुल मिला करके अब देखो, एक कंपाउंड और है HCOOH। आज भी इसका नाम कहीं भी देख लो फार्मिक एसिड ही रखा जाता है। फार्मिक एसिड कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शब्द देखिए, इसमें फार्मिक लगा हुआ है, दरअसल वो फार्मिकम से आया है। और फार्मिकम का मतलब होता है रेड आंट्स, माने लाल चींटियाँ। लाल चींटियाँ देख रहे हैं ना, फार्मिक एसिड। तो बताइए, अब ये कहाँ से प्राप्त की गई? लाल चींटियों से प्राप्त की गई। तो जहाँ प्राकृतिक स्रोत के आधार पर तो नामकरण ही था, ठीक। तो अगर फार्मिक एसिड को फार्मिक एसिड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो शब्द है फार्मिकम, समझ रहे हैं ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है फार्मिकम का? रेड आंट्स, माने लाल चींटियाँ। तो लाल चींटियों का मतलब देख रहे हैं ना, आम वगैरह के पेड़ पर देखिए लाल लाल वो होते हैं ना, जिसको अपने यहाँ क्या बोलते हैं? अरे इसको माटा बोलते हैं, वही लाल चींटियाँ हैं। आप क्या करें, किया गया कि लाल चींटियों का भंजक आसवन करा दिया गया, उनको वायु की अनुपस्थिति में सख्त गर्म कर दिया गया। तो उनके डंक से यही फार्मिक एसिड तरल पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में निकली, और जो कि क्या कहलाई? फार्मिक एसिड। तो ये तो कुल मिला के प्राप्त की गई इससे। और उसके बाद एक और कंपाउंड है आपका, आज भी जानते हो, CH3COOH। इसका नाम क्या पड़ा? एस्टिक एसिड। आज लिखा जाता है इसको, एस्टिक एसिड नहीं लिखा जाता। क्या ये पद्धति बंद हो गई? चल रही है। एस्टिक एसिड का नाम एस्टिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक शब्द था एसिटम। एसिटम लैटिन भाषा का शब्द है, और इसमें एसिटम का मतलब होता है स्मेल ऑफ विनेगर। स्मेल ऑफ विनेगर माने सिरके की सुगंध। अब एस्टिक एसिड का नाम एस्टिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि ये एसिटम से लिया गया, और एसिटम का मतलब होता है स्मेल ऑफ विनेगर, माने सिरके की सुगंध। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ नाम पहले प्राचीन काल में दिए गए, वे नाम आज भी प्रचलित हैं। इसलिए उनको अवॉइड नहीं किया जाएगा, उनको जाना जाएगा कि नाम किस बेस पे रखे गए। तो किस बेस पे रखे गए कंफर्म हो गया सबका। ये चूंकि लकड़ी के भंजक अवशेषों से प्राप्त किया गया, इसलिए इसको हम वुड स्प्रिट यानी मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल का मेथ्यूस जो शब्द है वो वुड स्प्रिट से ही लिया गया है, ठीक है ना। और इसका एक नाम ग्रेन अल्कोहल आज भी फेमस है, लोग कहते हैं ग्रेन अल्कोहल है। मार्स गैस को आप जान ही गए। अब आपके पास एक पद्धति आ गई, कौन सी? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न नाम पद्धति में क्या किया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जाति श्रेणी देखी जाए तो सबसे पहला कंपाउंड कौन है? मीथेन। उसके बाद ईथेन, है ना। उसके बाद प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, इस तरह से हेक्सेन और हेप्टेन, इसके बाद ऑक्टेन, इसके बाद नोनेन, और उसके बाद डिकेन। देखो ये सजाती श्रेणी हुई अल्केनों की नहीं हुई? इसको हम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन कहते हैं। तो क्या किया गया व्युत्पन्न नाम पद्धति में, इसका या तो पहला सदस्य ले लिया जाए या दूसरा। अगर पहला सदस्य हमारा स्थायी है तो हम पहले सदस्य को ही लेते हैं। अब इसमें बताइए पहला सदस्य कौन था? मीथेन। मीथेन में देखो ये है, मीथेन का संरचना सूत्र तो यही होता है ना, CH4। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 4। तो अब बताओ, एक हाइड्रोजन को निकाल दो, इसकी जगह पे CH3 लगा दो। क्या लगाया आपने?
CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। मेथिल। अरे भाई, किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसके शेष भाग को क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल। एल्किल। जैसे ये क्या हुआ, ये हो गया मेथिल। बस रुकिए 2 मिनट। हाँ, पी लीजिए। इसके बाद इथेन हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये हो गया C2H5 एथिल। ठीक है ना? तो अब बताओ इनको क्या बोला जाएगा? एल्किल। तो अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, मेथिल लगा दिया, तो क्या लगाया? मेथिल। और किस में लगाया? मीथेन में। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल मीथेन। जो लगाओ उसको पहले कर दो और जिसमें लगाओ उसको बाद में लिखो, ये नाम हो गया मेथिल मीथेन। आज भी लिखा जाता है इसको डेराइव सिस्टम में। तो ये IUPAC नहीं है, ये IUPAC नहीं है। और अगर मान के चलिए फिर एक हाइड्रोजन हटा दो, फिर यहाँ एक CH3 लगा दो, तो यहाँ डाई शब्द लगा दीजिए, हो गया डाई मेथिल मीथेन। ठीक है ना? मान के चलिए अगर एक हाइड्रोजन और हटा दिया, वहाँ भी CH3 लगा दिए, तो कुल मिला के क्या नाम हो गया? ट्राई मेथिल मीथेन हो गया। और अगर एक और अगर हाइड्रोजन हटा दिया, CH3 लगा दिया, उसका नाम क्या लिखोगे? टेट्रा मेथिल मीथेन। देखो अंतिम में नाम हो गया टेट्रा मेथिल मीथेन। तो आज भी ये डेरिवेटिव सिस्टम चल रहा है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि एल्कोहल श्रेणी का जो मीथेनॉल है, इसको हम लोग कार्बिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम जानते रहिएगा, कार्बिनॉल। अगर कहीं कार्बिनॉल लिखा जाए तो समझ जाइएगा क्या लिखा है? मेथिल एल्कोहल के बारे में कहा जा रहा है। अब इसमें बताइए, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं जो विस्थापित किए जाने वाले हैं? 3 CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल का फार्मूला हुआ। मान लीजिए हमने एक H हटा करके वहीं पर CH3 लगा दिया, क्या नाम इसका होना चाहिए व्युत्पन्न नाम पद्धति में? इस पद्धति में नाम क्या होना चाहिए? क्या लगाया आपने? मेथिल। किस में लगाया? कार्बिनॉल में। तो नाम क्या हो गया? मेथिल कार्बिनॉल। मेथिल कार्बिनॉल। देख रहे हैं ना? मेथिल कार्बिनॉल हो गया। इसी प्रकार से जिस इसमें दूसरा लिया जाता है CH3COOH, एस्टिक एसिड है। बताओ इसमें कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? 3। और एक ग्रुप है, ग्रुप का हाइड्रोजन तो हटाया नहीं जा सकता कभी भी, COOH का H नहीं हटाया जा सकता। अब इसमें कितने हाइड्रोजन हुए? 3। अब बताओ, मान लो हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ CH3 लगा दिए। अब आपसे पूछा चलो इसका नाम बताओ व्युत्पन्न नाम पद्धति में, क्या नाम बताओ? क्या लगाया आपने? मेथिल। किस में लगाया? एस्टिक एसिड में। तो नाम क्या हो गया? मेथिल एसिटिक एसिड। मेथिल एस्टिक एसिड। याद रखिए कि जो लगाओ वो प्रीफिक्स लगा दो, जो सब्स्टिट्यूएंट आपने लगाया उसको एज प्रीफिक्स लिखो, और जिस कंपाउंड में लगाओ उसको एज सफिक्स लिखो। तो नाम आपका बन गया कौन सा? डेरिवेटिव सिस्टम में बन गया। समझ रहे हैं ना? तो आज इसी पर होगा, और कल जो है IUPAC नेम सिस्टम अब कल के लिए होगा, क्योंकि आज बहुत डिटेल हो जाएगा ना। ठीक भैया?